नमस्कार दोस्तों। रीड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, पाइरूविक अम्ल किस स्थान पर एसिटाइल को एंजाइम ए में परावर्तित हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। तो हरित लवक में पाइरूविक अम्ल है वो एसिटाइल को एंजाइम में परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित में से किस लवण के घुलने से जल कठोर हो जाता है। जब जल के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट घुल जाता है तो जल है वो कठोर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से कौन कौन सी गैसें प्रदान है। कौन कौन सी गैसें प्रदान है का मतलब सर्वाधिक कौन कौन सी गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% होती है और ऑक्सीजन कितनी होती है, 21% होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि परमाणु भट्टी में जो कण नाभिक के विघटन के लिए जिम्मेदार है वह कौन सा है। तो न्यूट्रॉन है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब दो हल्के नाभिक मिलकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करें तो यह अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को संलयन अभिक्रिया कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि नाभिकीय संलयन में उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है। तो ताप नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय संलयन में उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है ताप नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पारे को मंदक के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि न्यूट्रॉन से अत्यधिक भारी है। पारे को मंदक के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि पारा है वो न्यूट्रॉन से अधिक भारी है। अगले प्रश्न की बात करें कि टीवी कार्यक्रम के विस्तार के लिए कौन सा साधन अपनाना चाहिए। तो सैटेलाइट का प्रयोग करना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें कि नाभिकीय विखंडन है वो उच्च ताप पर होता है। नाभिकीय विखंडन उच्च ताप पर होता है, इसका कारण क्या है। तो उच्च ताप पर गतिज ऊर्जा नाभिकीय प्रतिकर्षण का विरोध करने में सक्षम होती है। नाभिकीय विखंडन उच्च ताप पर होता है, इसका कारण क्या है। उच्च ताप पर गतिज ऊर्जा नाभिकीय प्रतिकर्षण का विरोध करने में सक्षम होती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि नाभिकीय विखंडनों के बाद पृथ्वी का वातावरण हमेशा के लिए हो जाएगा। किसके बाद, नाभिकीय विखंडन के बाद पृथ्वी का वातावरण हमेशा हमेशा के लिए ठंडा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट नाभिकीय ईंधन है। उत्कृष्ट नाभिकीय ईंधन कौन सा है। तो प्लूटोनियम 239 है वो सबसे अच्छा नाभिकीय ईंधन माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है। तो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज के समीप नहीं रखा जाना चाहिए। तो चुंबक के समीप नहीं रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, दूरदर्शन रिसीवर में आवाज होती है। दूरदर्शन रिसीवर में आवाज होती है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होती है। दूरदर्शन रिसीवर में आवाज होती है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि यूरेनियम 235 नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया श्रृंखलाबद्ध हो, इसके लिए न्यूट्रॉन का मंदन आवश्यक है क्योंकि अत्यधिक ऊर्जा युक्त न्यूट्रॉन नाभिक से प्रत्यास्थ टक्कर करेगा तथा विखंडन नहीं होगा। यूरेनियम 235 नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया श्रृंखलाबद्ध हो, इसके लिए न्यूट्रॉन का मंदन आवश्यक है क्योंकि अत्यधिक ऊर्जा युक्त न्यूट्रॉन नाभिक से प्रत्यास्थ टक्कर करेगा तथा विखंडन नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टेप रिकॉर्डर में टेप पर रिक्त स्थान का लेप चढ़ा होता है। तो केरोमैग्नेटिक पाउडर का लेप चढ़ा होता है। टेप रिकॉर्डर के टेप पर केरोमैग्नेटिक पाउडर का लेप चढ़ा होता है।
अगले प्रश्न की बात करें कि रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम से क्या अभिप्राय है। तो एफएम का क्या अभिप्राय होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम से क्या अभिप्राय है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए की क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं। तो डीएनए की क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है, जबकि आनुवंशिक इकाई क्या होती है, जीन होती है। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, आनुवंशिक इकाई जीन होती है। अगला प्रश्न देखिए, तारक काय, जिसको अंग्रेजी में सेंट्रोसोम कहते हैं, के संबंध में सही कथन की पहचान यहाँ पर करनी है। तो यह कोशिकांग केंद्रक के पास पाया जाता है। तारक काय केंद्रक के पास पाया जाता है, ये कथन बिल्कुल सही है। यह पादपों में अनुपस्थित होता है, बिल्कुल सही बात है कि सेंट्रोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। यह जंतु कोशिका विभाजन में मदद करता है, यह भी कथन राइट है कि सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो सभी कथन सही है, ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गुणसूत्र की खोज किसने की, तो स्टार्स बर्गर के द्वारा की गई। गुणसूत्र की खोज स्टार्स बर्गर के द्वारा की गई। गुणसूत्र की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, जीन कहा जाता है। गुणसूत्र की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, जीन कहा जाता है। गुणसूत्र का अध्ययन कोशिका विभाजन की किस अवस्था में होता है, तो मेटाफेज अवस्था में किया जाता है। गुणसूत्र का अध्ययन कोशिका विभाजन की किस अवस्था में होता है, मेटाफेज अवस्था में होता है। अगला प्रश्न देखिए, गुणसूत्र के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, तो पेलिकल कहा जाता है। गुणसूत्र का जो सबसे बाहरी आवरण है उसको पेलिकल कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन की पहचान यहाँ पर करनी है। देखिए, पहला ऑप्शन कहता है पौधों में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है जो मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। बिल्कुल पहला ऑप्शन करेक्ट है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, तारक काय अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में प्राय लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, बिल्कुल सही है। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका में रसदानी बड़ी होती है, बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है।